कियाओ छिंगयू अभी गे से पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। वो उसका पीछा करते करते स्कूल के गेट तक आ गया था। छिंगयू अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने जेब से एक चाकू निकाल लिया। अब या तो कुछ कर दिखाना था या सब खत्म कर देना था। लेकिन जैसे ही उसने चाकू चलाने की कोशिश की, डर के मारे उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। जब छिंगयू ने आंखें खोलीं, तो देखा कि जमीन पर खून की बूंदें फैल रही थी। बटहीगे को कुछ नहीं हुआ था। मिंग शेंग ने वक्त रहते चाकू पकड़ लिया था। खुद का हाथ कट गया, पर छिंगयू को कुछ नहीं होने दिया। वो अपने जख्म की फिक्र किए बिना बस छिंगयू से पूछ रहा था, तुम ठीक हो? घबराओ मत, अब मैं हूं ना। सब ठीक हो जाएगा। स्कूल गेट पर काफी लोग जमा हो गए थे। पुलिस भी आ गई। ये देखकर ही गे वहां से खिसक गया। सबके सामने मिंग शेंग ने अपनी जैकेट छिंगयू के सिर पर डाल दी और उसे स्कूल से बाहर ले गया। मामला बढ़ चुका था। स्कूल ने दोनों को उनके माता पिता के साथ तलब कर लिया। उधर मिंग शेंग के पापा उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड के माता पिता से मिलने वाले थे, लेकिन होमरूम टीचर का फोन आया तो उन्हें बेटे का मामला पहले देखना पड़ा। स्कूल के ऑफिस में छिंगयू की मां बार बार टीचर से माफी मांग रही थी। जब डिपार्टमेंट हेड ने दोनों बच्चों को 2 दिन घर भेजने की सलाह दी, तो मिंग शेंग फौरन बोल पड़ा, चाकू मैंने दिया था, इसका कोई कसूर नहीं है। होमरूम टीचर ने भी छिंगयू की तरफदारी की, बताया कि ही गे जैसे लड़के पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं और छिंगयू सिर्फ एक विक्टिम है। टीचर और मिंग शेंग की वजह से छिंगयू को सिर्फ 2 दिन के लिए ही घर रहना पड़ा। फिर वो स्कूल लौट आई। लेकिन मिंग शेंग को पसंद करने वाली कुछ लड़कियों को ये बात हजम नहीं हुई। एक दिन सेल्फ स्टडी क्लास में उन्होंने छिंगयू से कहा, तुम मिंग शेंग से सबके सामने माफी मांगो। छिंगयू थोड़ी शर्मिंदा हो गई, लेकिन मिंग शेंग ने सबको रोकते हुए कहा, ये मेरे और छिंगयू के बीच की बात है, तुम लोग बीच में मत पड़ो। उसके इस स्टैंड लेने से बाकी लड़कियां चुप हो गईं। पर जलन फिर भी नहीं थमी। किसी ने ऊपर से उसके ऊपर कचरा फेंक दिया। लेकिन छिंगयू चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने चुपचाप जाकर उन लड़कियों को बाथरूम में बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद जब छिंगयू अपने घर के रेस्टोरेंट का खाना डिलीवर करने गई, तो वो एक जाना पहचाना दरवाजा था। यहाँ अक्सर ऑर्डर आता था और कभी पैसे वापस नहीं मांगे जाते थे। दरवाजा खोलते ही देखा, ये तो मिंग शेंग का घर था। अंदर काफी गंदगी थी। कुछ दिन पहले ही मिंग शेंग ने उसके लिए कुछ गुंडों को भगाया था। छिंगयू ने माफी मांगी और सफाई में मदद ऑफर की। साफ सफाई करते हुए उसे मिंग शेंग की मां की एक फोटो मिल गई। ये देखकर वो चौंकी क्योंकि उसने मिंग शेंग की मां को पहले कभी नहीं देखा था। मिंग शेंग जैसे कोई छिपा राज खुल गया हो। उसने झट से फोटो छीन ली और गुस्से में बोला, निकलो यहाँ से। लेकिन स्कूल में अगली सुबह फिर उसी मस्तीभरे अंदाज में बोला, रविवार को बरगद के पेड़ के पास आना, मैं तुम्हारा लेटर लौटाऊंगा। रविवार को छिंगयू बरगद के पेड़ के पास गई और मिंग शेंग ने वाकई लेटर लौटाया। इस बार उसने अपने दिल की बातें भी खोल दी। बताया कि जब वो छोटा था, उसके माँ बाप का तलाक हो गया था। फिर वो अपने दादा के साथ रहने लगा। लेकिन अधूरी फैमिली का दर्द हमेशा दिल में चुभता रहा। अब जब छिंगयू को ये बात पता चल गई थी, उसे लगा जैसे वो दोनों बराबर हो गए हैं। फिर एक दिन छिंगयू को उसकी बहन छिंगयू बेयू की एक रूममेट ने एक म्यूजिक बॉक्स गिफ्ट किया। छिंगयू को पहले से पता था कि उसकी बहन किसी लड़के को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी। जब उसने बॉक्स खोला, तो अंदर एक फोटो मिली। उसमें छिंगयू बेयू और एक लड़का था। उस लड़के का चेहरा किसी ने पेन से बिगाड़ दिया था, लेकिन छिंगयू पहचान चुकी थी कि वो कौन है। नए साल के पास आते आते छिंगयू अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ गांव चली गई। खाने की टेबल पर उसकी चाची बड़ी खुशी से बता रही थी कि उनका बेटा जिनुई अब शियाओयुन से शादी करने वाला है और शियाओयुन ने दहेज भी नहीं मांगा। गांव के परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन छिंगयू ने नोटिस किया, जब जिनुई का नाम लिया गया
तो उसकी मम्मी के चेहरे पर एक हल्की सी नापसंदगी आ गई। सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। मिंग शेंग फ्रांस जा रहा था अपनी माँ से मिलने। उसके पापा ने बड़े प्यार से उसका सामान पैक किया और जाते जाते समझाया कि अगर उसे वहां कुछ भी जरूरत हो तो वो कभी भी कॉल कर सकता है। इधर कियाओ छिंगयू अपने माँ बाप के साथ गांव में न्यू ईयर मनाने गई थी। ज्यादातर वक्त वो अपने कमरे में अकेले बैठी रहती और चुपचाप उस म्यूजिक बॉक्स को देखती रहती जो उसकी बहन छोड़ गई थी। एक दिन जब कियाओ जिनरुई शहर जा रहा था वेडिंग फोटो लेने, उसने छिंगयू को अकेले बैठे देखा तो साथ चलने का न्योता दिया। रास्ते में छिंगयू ने उससे पूछा, क्या तुम कियाओ बेयू के बारे में कुछ जानते हो? जिनरुई ने बताया कि जब फैमिली प्लानिंग पॉलिसी का जमाना था तो छिंगयू के माँ पापा को सिर्फ एक बच्चा अपने पास रखने की इजाजत थी, इसलिए उन्होंने बड़ी बेटी को गांव में ही छोड़ दिया। जब बेयू को पहली बार वहीं छोड़ा गया था, वो बहुत रोई थी। जिनरुई को उस पर दया आई थी, लेकिन बेयू ने खुद कहा कि छिंगयू छोटी है, उसके लिए ये सब सहना और भी मुश्किल होता। तभी से वो हमेशा अपनी छोटी बहन की रक्षा करती रही। बेयू को पता था कि छिंगयू को रंग-बिरंगे रैपर वाली टॉफियां बहुत पसंद है, तो वो हमेशा उसके लिए बचा के रखती। जिनरुई की कार में छिंगयू ने एक डांस करती लड़की की आकृति वाला पेंडेंट देखा। वो हूबहू वैसा ही था जैसा म्यूजिक बॉक्स में था। उधर फ्रांस में मिंग शेंग की माँ बहुत खुश दिख रही थी। जब वो चीन में थी तो हमेशा उदास रहती थी, लेकिन अब वो दिन भर म्यूजिक में लगी रहती, पियानो बजाती और वही करती जो उन्हें पसंद था। उनके चेहरे पर फिर से एक अलग ही चमक आ गई थी। मिंग शेंग अब उनके साथ रहकर धीरे धीरे बदला सा लगने लगा। अब वो उतना गुस्सैल और बगावती नहीं रहा। जब उसकी माँ पियानो बजा रही थी, उसने टेंसेंट पर अपने दोस्तों को मैसेज किए। सबको सुनकर जलन हो रही थी कि वो फ्रांस में है। फिर मिंग शेंग ने छिंगयू को वीडियो कॉल किया और कैमरे में अपनी माँ को पियानो बजाते हुए दिखाया। वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे हमेशा लगता था माँ ने बहुत सहा है। अकेले एक विदेशी देश में जाना आसान नहीं था, लेकिन अब जब उन्हें खुश देखता हूँ तो चैन मिलता है। इधर छिंगयू को अचानक किन यानच्यू की डायरी मिल गई। गांव के लोग उसे हमेशा पागल कहते थे, लेकिन उसकी लिखाई साफ सुथरी और समझदारी से भरी थी। डायरी में लिखा था कि किन यानच्यू ने कियाओ बेयू को अपनी बेटी की तरह पाला था और उसने ये भी बताया कि बेयू को जो लड़का पसंद था वो और कोई नहीं बल्कि कियाओ जिनरुई था। चूंकि जिनरुई को चाचा के घर गोद लिया गया था, इसलिए दोनों में खून का कोई रिश्ता नहीं था। जब छिंगयू की माँ को पता चला कि उनकी बेटी को मिसकैरेज हुआ है, तो वो जिनरुई से बात करना चाहती थी, लेकिन उनके बड़े भाई के परिवार ने उन्हें मिलने नहीं दिया। छिंगयू को अब पूरा यकीन हो चला था कि जिनरुई को इस बारे में सब कुछ पता था, वरना क्या वजह थी कि वो इतने सालों तक गांव ही नहीं लौटा। डायरी पढ़कर छिंगयू के दिल में सुई सी चुभी। जब वो जिनरुई को फिर डिनर टेबल पर देखती तो अंदर से घुटन महसूस होती। गांव के कई लोग आज भी उस पर गर्व करते थे, कहते थे कि वो गांव से निकलने वाला पहला टॉपर था, यूनिवर्सिटी तक गया और अब शहर की लड़की से शादी कर रहा है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता था कि वो इतना दिखावटी और दोगला निकलेगा। इस बार जब टेबल पर किसी ने फिर बेयू के बारे में बुरा कहा कि वो बहुत बिगड़ गई थी, तो इस बार छिंगयू चुप नहीं रही। उसने सीधे मौसी से सवाल किया, जब बेयू पहली बार गांव लौटी थी तो वो कितनी शांत और शालीन थी, फिर अचानक कैसे बदल गई? जरूर किसी ने उसे बिगाड़ा होगा। फिर उसकी नजर सीधे जिनरुई पर गई और उसने उससे पूछा, कहीं वो तुम तो नहीं थे? जिनरुई थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हर किसी की जिंदगी का रास्ता वो खुद चुनता है। बेयू ने जैसा चुना वो उसकी मर्जी थी, किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन छिंगयू की नजरें बता रही थी, उसे अब सच्चाई समझ आ गई थी।